हमने कल ये वेटेड एवरेज मेथड पढ़ा है। वेटेड एवरेज मेथड में कॉस्ट को भी ऐड कर दिया जाएगा और इक्विवेलेंट यूनिट्स, इस तरह आपको पहले से तरीका पता है इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने का, उसी तरीके से इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाले जाएंगे और टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे हम इक्विवेलेंट यूनिट से, तो हमारे पास आ जाएगी यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट, ओके। इसके बाद हमने दूसरा मेथड देखा था, दैट इज FIFO। दैट इज FIFO, और FIFO में है जो तरीकेकार वो ये मेंशन किया गया है कि इसमें हम ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की जो कॉस्ट है उसको सेपरेट रखते हैं, उसका यूजेज जो है ना हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ एवोल्यूशन में। और अब अभी हम जब इसकी बनाएंगे ना यूनिट कॉस्ट, तो हम लिखेंगे सिर्फ करंट कॉस्ट को, करंट पीरियड में जो कॉस्ट इंकर्ड हुई है वो कितनी है उसको हम लिखते हैं। और ये करंट पीरियड की जो कॉस्ट है, इनफैक्ट इट इज इंकर्ड टू कंप्लीट incomplete units, plus to complete those units which are started and finished in this period, okay। एक मिनट बेटा होल्ड करना, एक स्टूडेंट है उनका लॉगिन नहीं हो रहा। जी बेटा, तो हमारे पास कॉस्ट इनकर्ड इन द करंट पीरियड, आपको पता है जो करंट पीरियड में हम कॉस्ट लगाएंगे डेफिनेटली वो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को भी कंप्लीट करने के लिए होगी, प्लस जो यूनिट हमने इस पीरियड में स्टार्ट किए और फिनिश किए हैं उनके ऊपर भी होगी, और अगर कोई यूनिट्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में मौजूद हैं उनके लिए भी होगी, ठीक है। तो इसका हमने एक क्वेश्चन का थोड़ा सा देखा था, अभी इसको और फाइनल टच देते हैं। तो these costs are used to apportion the process cost in the current period between the cost of unit started, the cost of completed the opening work in process, and the cost of units started and finished in the current period, plus the value of the closing inventory। जो हमने करंट कॉस्ट इंकर्ड की है, the cost incurred in the current period, तो बेटा इन तीनों चीजों के लिए होती है। इन तीनों चीजों के ऊपर आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो बताएं, इन तीनों बातों की समझ, अगर कोई पॉइंट की एक्सप्लेनेशन चाहिए, फर्दर कुछ चाहिए तो बताएं। जी बेटा, अच्छा जी। अब हम आते हैं कि जो इसका क्वेश्चन था हमारे पास, जो कल हम देख रहे थे जी, दिस इज एग्जांपल नंबर 20। आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री में है 3000 यूनिट्स और उनके ऊपर 100% मटेरियल अप्लाई हुआ है और 30% कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई हुई है, ठीक है। दिस इज ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। अब हम अगर फाइफो मेथड से चलेंगे तो हमने क्या करनी है, जस्ट करंट पीरियड कॉस्ट उसको डिवाइड करना है किसके ऊपर, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर। और फाइफो में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स किस तरह निकाले जाते हैं बेटा, वो इस तरह निकाले जाते हैं कि हम देखेंगे कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के ऊपर हमें कितना काम करना पड़ा, से आपके पास 3000 यूनिट्स हैं तो उनके ऊपर मटेरियल कितना लगा हुआ है, 100%। तो क्या हमें कोई फर्दर मटेरियल लगाना पड़ेगा टू कंप्लीट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस? जी बेटा, हाँ सर। ठीक है शब्द। और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी हुई है, 30%। कन्वर्जन कॉस्ट 30% लगी हुई है, तो इसका मतलब हमें उसके ऊपर और फर्दर कितनी लगानी पड़ेगी,
70। तो कितने यूनिट्स हैं? 3000 यूनिट्स हैं। तो 3000 यूनिट्स का हम 70% ले लेंगे और हमें आप लगानी पड़ेगी 2100 यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट, दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट। ओके, लाइक वाइज फिर हम देखें अगर इस क्वेश्चन में कि हमने इनपुट कितना किया है। इनपुट हमने किया है 7000, तो टोटल हमारे पास यूनिट्स हो गए 3000 प्लस 7000 10,000, और उसमें से कंप्लीट हो गए 8000। ओके, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे? 2000, दैट इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब बेटा जब हमने यूनिट्स कंप्लीट करने होते हैं तो फिर क्या करना होता है? नेक्स्ट डिपार्टमेंट को या फिनिश गुड्स को ट्रांसफर करने होते हैं। अब फाइफो है, तो आपने कितने कंप्लीट किए? 8000। तो 3000 इसमें से जाएंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में से, और 5000 जाएंगे स्टार्टेड एंड फिनिश दिस पीरियड। ये टर्मिनोलॉजी इसके अंदर आती है, स्टार्टेड एंड फिनिश दिस पीरियड। 3000 यूनिट यहां से जाएंगे और 5000 यूनिट यहां से जाएंगे। 3 और 5 कितना हो गए? 8। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कितना आ जाएंगे? 2000। तो हम इस तरीके से इक्विवेलेंट यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, दिस इज द फाइफो मेथड कि आपने इसके अंदर तीनों चीजें देखनी है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी, स्टार्टेड एंड फिनिश दिस पीरियड, एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ओके, अब आए थोड़ा सा हम इसके अंदर और ट्रीटमेंट देखते हैं, दैट इज ऑफ लॉसेस। जी बेटा, ये एक एग्जांपल है लॉस की, एग्जांपल नंबर 21। आपने इनपुट किए क्वांटिटीज 4000, नॉर्मल लॉस है आपका 10% ऑफ इनपुट। इनपुट आपको 4000 था तो लॉस हो जाएगा 400। तो रिमेनिंग जो आउटपुट आपके पास आएगा आना चाहिए दैट इज 3600। आपके पास कंप्लीटेड आउटपुट हुआ है 3000 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 500। तो इसमें कितना नॉर्मल लॉस है और कितना एबनॉर्मल लॉस है? फैज आप बताएं। सर 100 का नॉर्मल लॉस हो जाएगा और 400 का नॉर्मल लॉस है। जी शाबाश, ठीक है। और जो नॉर्मल लॉस है ना उसकी भी हमें रिकवरी वैल्यू दी गई है ₹1 की, ठीक है। फिर नॉर्मल लॉस की वैल्यू क्या बन जाएगी? 400। शाबाश, गुड। अच्छा जी, अब आप देखें, अब हम ना लॉसेस के ट्रीटमेंट सीखेंगे इन वेटेड एवरेज एंड इन फाइफो। ऑल द डायरेक्ट मटेरियल्स आर एडेड टू प्रोडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। मटेरियल तो शुरू में सारा लगा दिया था। इंस्पेक्शन ऑफ द यूनिट्स occurs when they are 50% complete. Note that this must relate to conversion as they are 100% complete for material. देखें, इंस्पेक्शन कब होती है? 50% पे, लेकिन मटेरियल जब शुरू में लगा दिया जाता है इसका मतलब है कि मटेरियल तो 100% हो चुका है और सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा, और वो होगा अप टू 50%। तो अगर अब नॉर्मल लॉस होगा ना तो उसके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी 50% और मटेरियल कॉस्ट लगेगी 100%। Closing inventory of 500 units is therefore 100% complete for material, but is 60% complete for conversion. अब इन्होंने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का जो स्टेटस दिया है वो ये दिया है कि 500 यूनिट तो हैं लेकिन मटेरियल उसके ऊपर लगा हुआ है 100% और कन्वर्जन कॉस्ट लगी है 60%। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में यूनिट्स है ना, ये इंस्पेक्शन के स्टेज को गुजार चुके हैं, इंस्पेक्शन के स्टेज को गुजार चुके हैं। ओके, अच्छा बच्चों, the cost incurred in the period, direct material की cost incurred हुई है 24,000 और conversion cost incurred हुई है 7,400। It is useful to construct an extra working with these questions to show the physical number of units, जिसको हम कहते हैं quantity schedule। अच्छा बच्चों, अब भी आप देखो क्या कहीं इस क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नजर आ रहा है? जी बच्चों, इस क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। सिंपल, ये पहले आ रहा है इंस्पेक्शन स्टेज के मुताबिक हम लॉसेस को देखेंगे। इंस्पेक्शन स्टेज है 50% और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारा 60%, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान में रखो कि इसके हम डिफरेंट स्टेजेस बना सकते हैं। अभी हम वो वन बाय वन करते जाते हैं। जिस तरह हमने पहले भी लॉस के मुतालिक बातें की थी और उसमें ये देखा था कि
अच्छा बच्चों, इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी ना, तो एक आप याद रखो गुड यूनिट्स, ठीक है, और एक आएगा लॉस यूनिट्स। आपके पास इंस्पेक्शन स्टेज कितने परसेंट है इस क्वेश्चन में? 50% पे, दैट इज 50%। और आपके पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की क्या स्टेज है? दैट इज इस क्वेश्चन में दी गई 60%, ठीक है। और आपको पता है फिनिश गुड जो होते हैं डेफिनेटली वो कितने परसेंट पे होते हैं? दैट इज 100%। अब इसका मतलब ये है कि ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और ये फिनिश गुड्स, इन दोनों ने इंस्पेक्शन स्टेज गुजारी हुई है, इन दोनों यूनिट्स ने इंस्पेक्शन स्टेज को कवर किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों है ना, ये कौन से यूनिट्स हैं? गुड यूनिट्स हैं। दीज बोथ आर गुड यूनिट्स। और वो कितने कितने हैं? 500 एंड 3000। यही है ना बच्चों, 3000 एंड 500। तो हमारा इनपुट तो था 4000, और उसमें से गुड यूनिट्स जो हैं वो हैं हमारे पास 3500। तो आपको गुड यूनिट्स की टर्मिनोलॉजी समझ आ गई? गुड यूनिट्स वो होते हैं जो कि इंस्पेक्शन स्टेज को गुजार चुके हैं, जो इंस्पेक्शन स्टेज को गुजार चुके हैं, क्योंकि अब इसके बाद लॉस नहीं होगा। जिन यूनिट्स ने लॉस्ट होना था ना, वो 50% पे लॉस्ट हो चुके। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये है व्हेन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज ग्रेटर देन इंस्पेक्शन स्टेज। ओके, इसमें जो बच्चों अब नॉर्मल लॉस आ रहा है ना, वो स्प्रेड हो जाएगा ऑल गुड यूनिट्स, वो स्प्रेड हो जाएगा ओवर ऑल गुड यूनिट्स। कैसे स्प्रेड हो जाएगा? क्योंकि हम क्या करेंगे, वी विल नॉट काउंट नॉर्मल लॉस यूनिट्स इन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स में नॉर्मल लॉस यूनिट्स को काउंट नहीं करेंगे। वी विल नॉट काउंट नॉर्मल लॉस यूनिट्स इन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। जब हम काउंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स क्या होंगे? लेस होंगे। और यूनिट कॉस्ट क्या आएगी? आई आएगी। एंड दिस इज बोथ फॉर फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ये बातें समझ आ गई हैं? इस पे किसी को कोई डाउट है तो बताएं प्लीज। जी बच्चों, क्लियर है सर। अच्छा चलो, ऐसा करो तौहीद या फयाज, यस सर। आप ये जो बातें सारी मैंने लिखी है ना, इनको एक दफा जरा रिपीट करें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये कितनी मेच्योरिटी के साथ समझ आई है ये बातें। ये सिर्फ सुपरफ्लुअस बातें नहीं है, ये बड़ी डीप बातें, इनसे ही आपके क्वेश्चन ठीक और गलत होंगे। ये जो बातें अभी हमने लिखी हैं, वन बाय वन यहां से स्टार्ट करें। जो मैंने बातें सारी की हैं इनको रिपीट करें जरा। तौहीद आप करो। तौहीद यस सर। रिपीट करें जरा सारी बातें। सर इस पे जो आपने ये बताया ना कि जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स हैं, इंस्पेक्शन स्टेज से गुजर चुके हैं, जी ठीक है, शाबाश, तो हम लोग इनको बेसिकली गुड्स यूनिट्स कहेंगे। शाबाश। ठीक है, उसके बाद अब ये है कि जो आपका जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है ना, वो ग्रेटर इंस्पेक्शन यूनिट से, तो मतलब बेसिकली हम जो लास्ट टाइम ये कर रहे थे कि नॉर्मल लॉस जब आता था तो उसको हम हर यूनिट पे डिवाइड कर देते थे, तो उससे रिजल्ट ये आता था कि एक पर यूनिट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती थी। जी जी,
तो एग्जैक्टली और उसको फिर हम जी तो ईपीयू में उसको कंसीडर नहीं करते थे, तो कॉस्ट इसकी इंक्रीज हो जाएगी फिर, जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की भी और फिनिश गुड्स की भी। वेरी गुड, ठीक है भाई। तो बच्चों अब हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आज सीखा है जो हमने रीइटरेट किया है, दैट इज गुड यूनिट्स एंड लॉस्ट यूनिट्स। तो गुड यूनिट्स कौन से होते हैं? जो कि पास हो चुके हैं फ्रॉम इंस्पेक्शन स्टेज, ये पास हो गए। एंड लॉस्ट यूनिट कौन से होते हैं? जो रिजेक्ट हो गए हैं इन इंस्पेक्शन स्टेज, ठीक है। अब इन लॉस्ट यूनिट्स के अंदर नॉर्मल वाले भी हो सकते हैं और एबनॉर्मल वाले भी हो सकते हैं। ये तो हमने देखना होता है कि हमारी नॉर्मल की लिमिट कितनी है और एबनॉर्मल की लिमिट कितनी है, या एबनॉर्मल गेन भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया व्हाट इज गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स कौन से होते हैं बेटा? जो कि इंस्पेक्शन स्टेज को गुजार चुके हैं, उससे सक्सेसफुली वो पास ऑन हो गए। और लॉस्ट यूनिट्स कौन से होते हैं? जो कि रिजेक्ट हो गए हैं इन इंस्पेक्शन स्टेज, ठीक है। और वो लॉस्ट यूनिट्स हमारे नॉर्मल लॉस भी हो सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है। और इंस्पेक्शन स्टेज अभी हमने इस क्वेश्चन में लिए 50% और क्लोजिंग एंड वर्किंग प्रोसेस हमारे पास आ रहा है 60%। ओके, इसके साथ अभी हम दूसरा स्टेट भी बना लेते हैं जहां पे हम क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का स्टेट डिफरेंट रखते हैं। से इंस्पेक्शन स्टेज है 50%, ठीक है, और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस अभी स्टैंड कर रहा है 40% पे। कितने परसेंट पे? 40% पे। तो बच्चों गुड यूनिट्स कौन से होंगे? जी बेटा, सिर्फ फिनिश गुड्स ही जो है ना, ये हमारे गुड यूनिट्स होंगे, सिर्फ फिनिश गुड्स, क्योंकि इन्होंने ही इंस्पेक्शन स्टेज को पास किया है। ये जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है ना, ये गुड यूनिट्स में अभी काउंट नहीं होंगे। ना तो ये लॉस यूनिट में काउंट हो रहे हैं, ना ये गुड यूनिट्स में काउंट हो रहे हैं। गुड यूनिट्स अभी हमारे हैं सिर्फ फिनिश गुड्स, ठीक है, क्योंकि इसी ने इंस्पेक्शन स्टेज को पास ऑन किया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? When closing inventory is greater than inspection stage, normal loss spread over all goods units होता था। और when closing work in process is less than inspection stage, तो normal loss जो है ना, वो एसोसिएट होगा only with finished goods। ठीक है बेटा, when closing work in process is less than inspection stage, then normal loss associate only with finished goods। फिर इस केस में क्या होगा? We will count normal loss units in equivalent production units। हम इनको काउंट करेंगे, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स में काउंट करेंगे। और इसके तहत इसकी वजह से क्या होगा? ईपीयू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स जो होंगे वो हाई हो जाएंगे और यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। और फिर जो ये लॉस यूनिट की कॉस्ट आएगी, इसको हम ऐड अप कर देंगे इन फिनिश गुड्स। हम इसको ऐड ऑन करेंगे इन फिनिश गुड्स। ओके, तो ये बच्चों ट्रीटमेंट है कि अगर क्लोजिंग एंड वर्किंग प्रोसेस इंस्पेक्शन स्टेज से ज्यादा है तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा, और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस अगर इंस्पेक्शन स्टेज से कम है तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा। ये ट्रीटमेंट का डिफरेंस क्यों है बेटा? वो इस वजह से है सिर्फ। और इसको भी अभी हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि इसका बाद में क्या ट्रीटमेंट बनेगा। देखो, जब बाद में ये क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 40% से होते होते तो 50 पे पहुंचेगी, तो इससे भी तो लॉस अराइज होगा ना। और जो यह लॉस अराइज होगा तो पता हमें चलेगा कि कौन से लॉस यूनिट हैं और कौन से गुड यूनिट्स हैं। अब ये जो लॉस आया वो भी इसी गुड यूनिट से एसोसिएट करता है, वो भी इन्हीं गुड यूनिट से एसोसिएट करता है।
तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है कि जो भी लॉस यूनिट्स आए वो किसके साथ एसोसिएट कर दिए, फिनिश गुड्स के साथ, क्योंकि जो भी यूनिट्स फिनिश गुड्स से गुजरे, फिनिश गुड्स इंस्पेक्शन स्टेज से गुजरेंगे, वो फिनिश गुड्स या तो गुड हो गए या लॉस्ट हो गए। जो भी लॉस्ट यूनिट होंगे उनको हम ऐड अप कर देंगे, उनकी कॉस्ट को ऐड अप कर देंगे इन फिनिश गुड्स। दिस इज ट्रीटमेंट व्हेन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज लेस देन इंस्पेक्शन स्टेज, एंड this is the treatment when closing work in process is greater than inspection stage. इस पे बच्चों को कंफ्यूजन है तो बताएं। जी प्लीज। तो बेटा ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अभी हमारी किस स्टेज पे है, वेदर इट हैज बीन पास्ड थ्रू इंस्पेक्शन स्टेज और नॉट, ये हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को आते हैं। इसमें हमारे पास अब बता दी गई है कि क्लोजिंग इन्वेंटरी 500 यूनिट्स की है जो कि 100% कंप्लीट है फॉर मटेरियल, बट इज 60% कंप्लीट फॉर कन्वर्जन, और इंस्पेक्शन हमारी कब हो रही है, 50% पे हो रही है। इसका मतलब है ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारी इंस्पेक्शन स्टेज को गुजार चुकी है। ओके, तो आप जरा ये जो डाटा आपके पास अवेलेबल है और जो मैंने अभी आपको ये अंडरस्टैंडिंग कराई है, इसकी मदद से जरा इसका क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएं। इसका क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएं। जी बेटा। क्वांटिटी स्केड्यूल, दिस इज द क्वांटिटी स्केड्यूल कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास 0 है, हमने इनपुट इन किया है 4000, तो टोटल यूनिट्स हो गए हमारे पास 4000। नॉर्मल लॉस होता है 10% ऑफ इनपुट, तो 4000 का 10% एरिया 400, एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट आ गई 3600, एक्चुअल गुड आउटपुट आई है 3000 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 500। दिस दिस बोथ यूनिट्स दिस बोथ यूनिट्स आर गुड आउटपुट क्योंकि दोनों ने इंस्पेक्शन स्टेज गुजार चुके हैं, तो अब नॉर्मल लॉस आ गया 100%। ओके, तो दिस इज अवर क्वांटिटी स्केड्यूल। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं EPU, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। फिनिश आउटपुट हमारे पास है 3000 यूनिट्स जो कि कंप्लीट है 100% विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल एंड विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। ओके, अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपके पास यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा फाइफो का। दिस इज नॉट अ फाइफो क्वेश्चन, ठीक है ना, एवरेज का क्वेश्चन है, क्योंकि जब वर्क इन प्रोसेस इन्वॉल्व होगा ओपनिंग तो हमारे पास एवरेज या फाइफो आएगा, अदरवाइज हमारे पास एवरेज और फाइफो की कोई जरूरत नहीं है अगर हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स नहीं है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास है 500 यूनिट्स, उनके ऊपर 100% मटेरियल का काम हो चुका है, तो 500 यूनिट्स बन गए, और हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 500 यूनिट्स जिनके ऊपर 60% काम हो चुका है, तो वो बन गए 300 यूनिट्स। ओके, अच्छा बच्चों, अब नॉर्मल लॉस के अब हमें देखने पड़ेंगे क्या कॉस्ट हमारी आ रही है। मटेरियल हमारा स्टार्ट में लग जाता है, तो दैट इज 100 यूनिट्स आर कंप्लीट विद 100%, तो इसके ऊपर डायरेक्ट मटेरियल आ गए 100, और इंस्पेक्शन हमारी होती है 50% पे, तो 100 यूनिट्स के ऊपर 50% तक कॉस्ट इनकट हो चुकी है, तो ये 50 हमारे पास आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस के इक्विवेलेंट यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। अगर हम टोटल करें तो 3350 बन गए कन्वर्जन के, और डायरेक्ट मटेरियल बन गए 3600। तो अभी तक हमारे पास इस क्वेश्चन के 2 स्टेप्स मुकम्मल हो गए हैं। द फर्स्ट वन इज क्वांटिटी स्केड्यूल एंड सेकंड वन इज स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट है तो बताएं। जी बेटा।
ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बने हैं आपके सामने, इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। नो सर। ठीक, अब जब इक्विवेलेंट यूनिट्स बन जाते हैं ना तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास कॉस्ट निकालने का, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, यानी कि यूनिट कॉस्ट निकालने का हमारा स्टेप आता है। यूनिट कॉस्ट निकालने का स्टेप आता है, और वो क्या होगा, मटेरियल की कॉस्ट और कन्वर्जन की कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, अब जो नॉर्मल लॉस हमारे पास हुआ है और उसकी स्क्रैप वैल्यू है ना बेटा, वो मटेरियल में से लेस की जाती है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। नॉर्मल लॉस की कोई भी स्क्रैप वैल्यू आएगी उसको हम मटेरियल में से लेस करते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट हमने इनकट की है 24,400, हम उसमें से उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू नॉर्मल लॉस की लेस कर देंगे। दिस इज एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल नहीं है। तो 23,600 रह गई। 3,600 हमारे पास यूनिट से, उससे हमने डिवाइड किया तो 6.56 आ गई है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, एंड टोटल कॉस्ट है 7,400, डिवाइड कर देंगे 3,350, तो हमारे पास यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट आ गई है 2.21। ओके, इसके बाद हमें बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ एवोल्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ एवोल्यूशन, अब उसमें क्या होगा, हमने कितने यूनिट्स कंप्लीट किए थे 3,000, और मटेरियल की क्या है 6.56, और कन्वर्जन किया 2.21, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, दैट इज 26,294। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल 100% कंप्लीट है तो 500 यूनिट्स इनटू 100% इनटू 6.56, 3278, एंड कन्वर्जन कॉस्ट आर 60% कंप्लीट तो 500 यूनिट्स इनटू 60% इनटू 2.21, ये हमारे पास आ गई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू। बेटा अब अगर हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अगले पीरियड में चाहिए होगा ना, तो यही वैल्यू हम आगे लेके जाएंगे। दिस क्लोजिंग इज ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट पीरियड। ओके, अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स भी हमारे हुए थे, उनकी भी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 100 यूनिट्स के ऊपर मटेरियल 100% लगा था 6.56 के साथ 656, और कन्वर्जन कॉस्ट हमारी 50% इंस्पेक्शन स्टेज तक इनकर्ड हुई थी, तो 100 इंटू 50% दैट इज 50 यूनिट्स इंटू 2.21 दैट इज 110, और आप इसका सम करेंगे तो ये बन गया 766। अब इसके बाद हम बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट। तो प्रोसेस अकाउंट में आपके देखें, आपकी मटेरियल कॉस्ट है 24,000, ठीक है, और कन्वर्जन कॉस्ट है 7,400, ये आपकी कॉस्टिंग कट हुई। फिनिश गुड्स की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं ऊपर, दैट इज 26,294। नॉर्मल लॉस की हमें वैल्यू मिलेगी 400, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाली 766, और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू निकाली है 3940। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो गया है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स एंड कॉस्ट। इसमें बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो बताएं। अभी जो दोनों का ट्रीटमेंट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला ट्रीटमेंट कैसे होगा और ये ट्रीटमेंट कैसे होगा, ताकि आपको इसकी क्लैरिटी हो जाए।
फयाज क्या कह रहे हो फैज? कुछ नहीं सर। अच्छा, अब देखो भाई, ये हमारे पास आगे ईपीयू, जब हमने जो क्वेश्चन में ओरिजिनल डाटा दिया गया था उसके साथ सॉल्व किया, ठीक है। और अगर ये हो जाए ये वाला डाटा के मुताबिक, जैसे अभी हम आपको यहाँ पे बना लेते हैं, और इसको कर लेते हैं कन्वर्जन कॉस्ट 40%, ठीक है। आप जरा इसको अपने पास बनाएं, 1-2 मिनट में आपको ज्वाइन कर रहा हूं। जी बेटा, अब आप देखें कि क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कितने आएंगे, 500 ही, और ये कितने आ जाएंगे, 200। ओके, एबनॉर्मल लॉस हमारा कितना है, 100 यूनिट्स, ये 100 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50। ओके, अब नॉर्मल लॉस को हमने क्या कहा है, कहाँ कहाँ काउंट करते हैं हम, वी विल काउंट नॉर्मल लॉस यूनिट्स इन ईपीयू। अब हम इसमें काउंट करेंगे, ठीक है। और जब काउंट करने से मुराद किया कि कितने यूनिट्स हैं, 400। ओके, तो 400 के ऊपर 400 मटेरियल कब लगता था, स्टार्ट में, तो यहाँ 400 आ जाएगा, ठीक है। और इंस्पेक्शन कब होती थी, 50% स्टेज पे, तो यहाँ आ जाएगा 200। तो इस केस में ईपीयू अब ये बनेगा, ठीक है बच्चा। और ये जो केस होगा इसमें ईपीयू ये बनेगा। तो ये दोनों केसेस कितने इंपॉर्टेंट हैं आप अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि जब ईपीयू चेंज हो जाएंगे तो यूनिट कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। ओके, ठीक है बच्चों, दिस इज ईपीयू अंडर बोथ केसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको काउंट करेंगे, क्योंकि ये है inspection stage is greater than closing work in process, or closing work in process is less than inspection stage। तो इसमें कोई डाउट है बच्चों, बताओ दोनों टीम्स में, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। सर ये हम लोग नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? जी, हम ये सर नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं सर? क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? यस सर, क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? हाँ बेटा देखो, अभी आपको ये बात यहाँ पे समझाई थी, जब इसकी कैलकुलेशन में यहाँ पे आगे कर रहा हूँ कि अभी इंस्पेक्शन किस स्टेज पे होती है, 50% पे, ठीक है ना। इंस्पेक्शन किस स्टेज पे होती है, 50 पे। तो इस इंस्पेक्शन स्टेज को कौन से यूनिट्स सिर्फ गुजर अभी इस स्टेज से पास ऑन हुए हैं, जो कि 50% कंप्लीट हुए हों। हाँ, और वो कौन से हैं, इन दोनों में से कौन से हैं वो सर फिनिश गुड। सिर्फ फिनिश गुड्स हैं। तो जब
इंस्पेक्शन से गुजरे और वो गुजरे हैं सिर्फ फिनिश गुड्स वाले यूनिट्स, तो लॉस जो आया है वो किस से रिलेटेड है? वो इस फिनिश गुड्स से रिलेटेड है। जितने भी यूनिट्स लॉस हुए हैं वो इससे रिलेटेड हैं, क्योंकि इन्होंने इंस्पेक्शन स्टेज क्रॉस की है। जब ये वाले यूनिट्स इंस्पेक्शन स्टेज क्रॉस करेंगे ना, तो इनका अपना लॉस आएगा और उनके लॉस यूनिट्स को हम उसके गुड यूनिट्स में ऐड करेंगे। ये जो अभी लॉस आया है 400, दिस इज बिलोंग्स टू दीज यूनिट्स, दीज 3000 यूनिट्स। तो इस 400 यूनिट्स की जो भी कॉस्ट आएगी वो हम इन 3000 यूनिट्स में ऐड करेंगे। यही बात आपको समझा रहा था ना, जब भी आपसे रिपीट भी करवाया था कि मुझे लग रहा था कि ये पॉइंट अभी आपको समझ नहीं आया, क्योंकि ये पॉइंट इतना इजीली एक्सप्लेन नहीं किया गया बुक्स में। क्योंकि अभी जो लॉस हुआ है वो इन से रिलेटेड है, सिर्फ इन फिनिश गुड से, क्योंकि ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो अभी इंस्पेक्शन की स्टेज पे आई नहीं। जब ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स इंस्पेक्शन की स्टेज पे आएंगे फिर इनका लॉस आएगा, और इनका जो लॉस आएगा वो उनके गुड यूनिट्स के साथ जाएगा। जी बताएं, जहां कंफ्यूजन है प्लीज बताएं मुझे। हाँ जी, बेटा बी क्विक। तो जब इंस्पेक्शन स्टेज ये है 50% और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 60%, तो ये ईपीयू बनेगा। और जब इंस्पेक्शन स्टेज है 50% और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 40%, तो ये ईपीयू बनेगा। इसमें आप देख लो ईपीयू क्या हो गया, हाई होगी, तो यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। जब यूनिट कॉस्ट लेस हो जाएगी तो हम उस यूनिट कॉस्ट, जितने भी लॉस यूनिट्स की कॉस्ट है उसको ऐड अप करेंगे जाके फिनिश गुड्स में। और इस केस में देखें ईपीयू क्या हुई, लेस हुई, यूनिट कॉस्ट क्या हुई, इसमें हाई हो जाएगी, जो कि दोनों के लिए हाई होगी, फिनिश गुड्स के लिए भी और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए, क्योंकि अब जो लॉस यूनिट्स हुए हैं वो इन दोनों से रिलेट करते हैं, क्योंकि दोनों ने इंस्पेक्शन स्टेज गुजारी हुई है। ओके जी, अब हम आते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ गया है और लॉसेस भी हैं, और हम वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आएगा तो इसके अंदर हम या तो वेटेड एवरेज को फॉलो करेंगे और या नेक्स्ट एग्जांपल है फाइफो को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एवरेज और फाइफो दोनों हमारे पास जब आ जाएंगे तो हमने कैसे ट्रीटमेंट करना है, आइए इसको देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ प्रोडक्शन प्रोसेस एक्स, ओपनिंग इन्वेंट्री है 3000 यूनिट्स, 100% complete with respect to material and 30% complete with respect to work in process opening. During the month, input quantities is 7,000 units. Normal loss, all units have a scrap recovery of ₹1, 5% of current input. तो करंट इनपुट कितना है बच्चों आपका, 7000। इसका 5% जो है ना वो हमारा लॉस हो जाएगा और उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए नॉर्मल लॉस। कंप्लीटेड आउटपुट्स हुए हैं हमारे पास 7500, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो 100% कंप्लीट हैं विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड 60% कंप्लीट हैं विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। ओके, all the direct materials are added to production at the beginning of the process. Inspection of units occur when they are 50% complete. ठीक है, इंस्पेक्शन कब होती है, इस क्वेश्चन में फिर बता दिया गया है 50% पे होती है, और आपके पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना परसेंट है, 60%। नोट दैट दिस मस्ट रिलेट टू कन्वर्जन एज दे आर 100% कंप्लीट फॉर मटेरियल, और क्लोजिंग इन्वेंटरी जो 2000 यूनिट्स हैं वो 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड 60% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। तो अगर हम इसका क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना चाहें, सबसे पहले हमें क्या बनाना चाहिए, क्वांटिटी स्केड्यूल। तो हमारे पास बच्चा जो है ना
दो चीजें हैं, यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, ये हमारे पास से कितने यूनिट्स, 3000 यूनिट्स, ठीक है, और फ्रेश स्टार्टेड कितने किए हैं, 7, ठीक है, ये हमारे पास टोटल हो गए 10,000। ओके, अब इसको हमने एनालाइज करना होता है कि हमारे पास क्या हुआ, कंप्लीटेड हो गए हैं कितने बेटा, 7,500। अच्छा जी, इन प्रोसेस हैं 2000, और ये हैं 2000। अच्छा जी, नॉर्मल लॉस कितना होगा बेटा, दैट इज 5% ऑफ इनपुट, ठीक है, इनपुट हमारा कितना किया है, 7,000 यूनिट्स, तो 7,500 का हम ले लेंगे 5%, ठीक है, कितना बन गया, 7,500 इंटू 5%, 375, तो 375 आ गया हमारे पास नॉर्मल लॉस, ठीक है, तो बाकी कितना हो जाएगा, 125 एबनॉर्मल लॉस। तो इस तरीके से हमारा ये क्वांटिटी स्केड्यूल जो है वो पूरा हो जाएगा, देखिए ये दे देते। तो बेटा ये है क्वांटिटी स्केड्यूल, इसमें किसी को कोई डाउट, सलमान, तो फर्स्ट थिंग जो हमने क्वेश्चन में बनानी होती है दैट इज क्वांटिटी स्केड्यूल, कि हमने अपनी फिजिकल क्वांटिटी पूरी करनी होती है, कि हमने जितने यूनिट्स हमारे पास थे उनका हमने अकाउंटिंग करनी है कि वो कहाँ उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। वर्किंग प्रोसेस में हमारे पास थे फिजिकली 3000 यूनिट्स, फर्दर हमने स्टार्ट किए हैं या हमारा इनपुट है 7,000, कंप्लीट हो गए हैं 7,500, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में है 2,000, नॉर्मल लॉस हो गया 5% ऑफ इनपुट, तो रिमेनिंग हो जाएगा अब नॉर्मल लॉस। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ बच्चों। ये चीज आपने समझना बहुत जरूरी है कि किस का लॉस हो रहा है, इनपुट का हो रहा है, आउटपुट का हो रहा है, सम टाइम ये आपको ना वो करेगा। जी बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम बनाते हैं क्या, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, और हमें वो बनाने पड़ते हैं सेपरेटली फॉर मटेरियल एंड सेपरेटली फॉर कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। तो हमारे पास स्टेजेस दी गई है कि कौन सा काम कितने कितने % कंप्लीट है, ठीक है, ये हमें बता दिए गया। तो इसको अभी हम बना के देख लेते हैं।
तो याद रहे कि हम क्या चला रहे हैं, एवरेज मेथड, ठीक है। हमारे पास चल रहा है ये वेटेड एवरेज मेथड। ये जो एग्जांपल है हमारी, ये पहले वेटेड एवरेज मेथड की है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले आगे कंप्लीटेड, वो कितने हैं हमारे पास, दैट इज 7500, और वो मटेरियल के लिहाज से भी कंप्लीट होंगे और कन्वर्जन के लिहाज से भी कंप्लीट होंगे, क्योंकि कंप्लीट ही उस वक्त होते हैं जब उसके ऊपर 100% कॉस्ट इंकर्ड हो जाए। ओके, फिर आगे क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, और इसके ऊपर मटेरियल है 100%, दैट इज 2000, और कन्वर्जन कॉस्ट कितने परसेंट है बेटा, 60% आए थे, देख लेते हैं क्वेश्चन में, 60%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1200। अच्छा जी, फिर आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस, वो कितने यूनिट्स हैं, 125, तो 125 यहाँ आ जाएगा क्योंकि मटेरियल के लिहाज से 100% है, और क्वेश्चन होती थी 50% स्टेज पे, तो ये आ जाएगा 62.5, ठीक है। नॉर्मल लॉस नहीं आएगा क्योंकि क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इज ग्रेटर देन इंस्पेक्शन स्टेज। तो हमारे पास इस तरह इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगे, दैट इज 7 और 9625, ओके। और यहाँ पे आ जाएंगे कितना है, 7 और 8000, 8762.5, ओके। तो ये हमारे पास बन जाएंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। एग्रीड जी बच्चों। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या निकालना होता है, यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, ओके। और वो भी मटेरियल की हमारी कॉस्ट कितनी इनकट हुई भी है, 28,000, 28,000, और कन्वर्जन की इनकट हुई है 17,430, ओके। तो ये बच्चों आ गई है कॉस्ट, हमने जो निकालनी है, ये करंट पीरियड की कॉस्ट आ गई, ठीक है। इससे पहले हमें लिखनी पड़ेगी कौन सी कॉस्ट, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट, और उसकी कॉस्ट थी मटेरियल की 12,600, और 9,970, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट थी। हम निकालने जा रहे हैं यूनिट कॉस्ट, ठीक है। तो एवरेज मेथड है, यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, दिस इज द वेटेड एवरेज मेथड। यूनिट कॉस्ट अंडर वेटेड एवरेज मेथड। तो हम क्या करते हैं, दोनों कॉस्टों को लिखेंगे। अब नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू है उसको हम मटेरियल में से लेस कर देंगे। अच्छा, वो कितनी आ रही थी जी, नॉर्मल लॉस की वैल्यू है 1, तो 350 हमारा नॉर्मल लॉस था, 375, ठीक है, 7,000 का 5%, ठीक है, दैट इज 375। सॉरी, ये 350 बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150, इसको भी कर लें 150, और ये हो जाएगा 75।
ठीक है, और बेटा ये हो जाएगा 9650। अच्छा जी, अब हमारे पास नॉर्मल लॉस कितना है 350 एट द रेट ऑफ ₹1। 350 हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि कितनी कॉस्ट हमारी इंकर्ड हो रही है। ठीक है, तो इसका अगर हम सम करें that is 12,600 plus 28,000 and minus 350, तो ये बन गया 40,250। 40,250। ओके, लाइक वाइज हम यहाँ पे भी सम कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 18,400। ओके, तो अब हमने यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करेंगे, दिस इज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय दिस EPU। तो आपके पास आ जाती है यूनिट कॉस्ट फॉर मटेरियल, दैट इज 9,650, 4.17 4.17, और ये सामने आ जाएगी आपके पास 18,400 है, तो 8775 2.10। ओके, तो बच्चों यहां तक बात समझ आ गई। तो हमने क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया, EPU बनाया और यूनिट कॉस्ट बनाई है। ओके, अब हम जाके देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया, 3000 यूनिट्स इनपुट में थे, 7000 और 3000 ओपनिंग वर्क प्रोसेस में थे, 7000 हमने इनपुट किए, टोटल 10,000 हो गया। नॉर्मल लॉस हो गया 5% ऑफ इनपुट 350, एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट हो गया 9650, एक्चुअल आउटपुट आया 7500 और क्लोजिंग वर्क प्रोसेस भी है 2000। तो ये दोनों गुड यूनिट्स हैं, तो 150 का आ गया एबनॉर्मल लॉस। तो ये उसके उन्होंने बना लिए EPU जो हमने भी बनाए हैं 9650 एंड 8775। ठीक है सलमान, बात समझ आ रही है? थोड़ी बहुत आ रही है। कहाँ समझ नहीं आ रही, बताएं मुझे। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत आ रही है, मैं अभी खुद मैंने पढ़ा नहीं है, मैं तो पढ़ूंगा, हो सकता है कुछ मुझे जो नहीं आ रही वो भी आ जाएगी। चलो खैर, अच्छा भाई, तो हमारे पास ये यूनिट कॉस्ट आ गई 4.17 एंड 2.10। कैसे आई? वेटेड एवरेज मेथड में हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट भी लिखनी होती है और करंट पीरियड की कॉस्ट भी लिखनी होती है। इन दोनों कॉस्टों को लिखते हैं, और नॉर्मल लॉस की अगर स्क्रैप वैल्यू है तो मटेरियल में से लेस कर दी जाती है। हमने जब इसको लेस किया तो ये बन गया 40,250, और कन्वर्जन कॉस्ट की वैल्यू आ गई 18,400। ठीक है, अब आपके पास ये देखें इक्विवेलेंट यूनिट्स आए थे 9,650 मटेरियल के, 8,775 कन्वर्जन के। जब हमने उसे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गए 4.17 एंड 2.10। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स की यूनिट कॉस्ट आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम बनाते हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारी कॉस्टें जो इनकर्ड हुई थी वो कंप्लीटेड यूनिट्स के ऊपर कितनी है, वर्क इन प्रोसेस में कितनी है, और जैसे वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में, और एबनॉर्मल लॉस पे कितनी है, एंड सो ऑन। तो आपके कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, दैट इज 7,500। 7,500 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ,
4.17 मटेरियल की है और 2.10 कन्वर्जन की है। ठीक है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 6.27 बन गई। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7,500 से, दैट इज ये आंसर आ जाएगा 47,025। ओके, इसके बाद आता है वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। वो कितने यूनिट्स हैं बेटा? 2000 यूनिट्स हैं। पहले हम उसकी निकालेंगे मटेरियल की, और मटेरियल की है इसके 2000 यूनिट्स, तो 2000 यूनिट्स इनटू 100% कंप्लीट है इनटू 4.17। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2000 इंटू 4.17, 8340। ये आ गई वैल्यू। इसके बाद निकालेंगे कन्वर्जन कॉस्ट की, दैट इज 2000 यूनिट्स, और कितने परसेंट कंप्लीट थे ये? दैट इज 60%, और एक की है 2.10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2000 इंटू 60% इंटू 2.10, दैट इज 2520। ओके, तो इन दोनों का अगर हम सम कर लें, दैट इज 2520 प्लस 8340, तो ये बन गया 10,860। 10,860। ओके, इसके बाद आ जाता है फिर एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के अंदर फिर ये दोनों कॉस्टें इंकर्ड होंगी, दैट इज मटेरियल और कन्वर्जन। तो एबनॉर्मल लॉस हुआ था 150 यूनिट्स का, और मटेरियल इस पर 100% लगा है, और कन्वर्जन कॉस्ट लगी 50%, क्योंकि 50% पे जाके इंस्पेक्शन हुई थी। ठीक है बेटा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 150 इंटू 4.17, दैट इज 626 कर देते राउंड करके, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 75। 150 का 50%, और फिर 2.10 के साथ 158 कर देते हैं इसको, तो ये दोनों आ गई 626 प्लस 158, दैट इज 784। तो 784 जो है ये वैल्यू बन गई एबनॉर्मल लॉस की। ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ एवैल्यूएशन भी बन गई, स्टेटमेंट ऑफ एवैल्यूएशन। ठीक है बेटा, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ एवैल्यूएशन। 47,009। ठीक है, हमारे पास आ रहा राउंडिंग की डिफरेंस है ये 47,025, फिर 10,858, तो 10,860, और ये 783, और हमने 784 राउंडिंग करके किया है। तो ये हमारे बन गए स्टेटमेंट ऑफ एवैल्यूएशन। इसके बाद हम बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट। तो प्रोसेस अकाउंट में क्या होता है, डेबिट साइड पे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस आएगा, और जो भी हमारे डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट हैं वो आएंगे। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस हमारे पास है 3000 यूनिट्स, नए जो यूनिट्स हमने इनपुट किए हैं दैट इज 7000, तो टोटल यूनिट्स हो गए 10,000। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू आपको दी गई थी 13,570। कहाँ दी गई थी ये आपको बता देते हैं। इन दोनों वैल्यूज को जब सम करेंगे, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की जो वैल्यू है दैट इज 13,570। मटेरियल कॉस्ट आपको बताई गई थी 28,000 है इस पीरियड में जो हम इनकट करेंगे, और कन्वर्जन कॉस्ट है 17,430। ये भी क्वेश्चन में गिवन है 28,000 and 17,430। तो डेबिट साइड पे हमारी कॉस्टें इनकट हो गई। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कितनी कॉस्ट थी, डायरेक्ट मटेरियल की कितनी कॉस्ट है, और कन्वर्जन की कितनी कॉस्ट है, ये हमारे पास यहाँ से आ गई।
फिनिश गुड्स में हमारे पास यूनिट्स कंप्लीट हुए थे 7500, हमने उसकी ये वैल्यू निकाली है स्टेटमेंट ऑफ एवल्यूशन में। नॉर्मल लॉस की ₹1 वैल्यू थी, 350 आ गई। अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू हमने ये निकाली है 783। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू निकाली है 10858। तो जब आप इनको सम करेंगे तो ये प्रोसेस अकाउंट हमारा इक्वल आ रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉस यूनिट्स बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल इन वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, और वेटेड एवरेज मेथड और FIFO मेथड कब आता है? जब हमारे पास होती है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो आज हमने किया है वेटेड एवरेज एंड लॉस यूनिट्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किया है क्या? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड लॉसेस और वेटेड एवरेज मेथड हमने फॉलो किया। कल इंशाल्लाह हम करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड लॉसेस अंडर FIFO। FIFO मेथड हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब इसका जब ट्रीटमेंट आएगा तो हमने कैसे करना है। दिस इज एग्जांपल ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड लॉसेस एंड दिस इज एग्जांपल नंबर 23। कल इंशाल्लाह हम इसको फॉलो करेंगे। तो जब ये हम करेंगे तो हमारे लॉसेस के ट्रीटमेंट और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इसके बाद फिर हमारे पास आएगा इस लेक्चर में इसके बाद आएगा क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो आप हमारे साथ उसमें डिस्कस कर सकते हैं। बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट्स हम देखेंगे कि बाय प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, इनको हम मेन प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का लेक्चर। ठीक है बेटा, तो एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क मी। सर इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ओल्ड चैप्टर से रिलेटेड सवाल है एक तो। बताएं। सर ये जो लेबर कॉस्ट वाला चैप्टर है सर, हम्म। सर इसमें जो हम इनडायरेक्ट लेबर होती है सर, इसकी कोई एग्जांपल मिल सकती है? मतलब लेबर डायरेक्ट लेबर भी करता है और इनडायरेक्ट लेबर भी करता है, तो जी इनडायरेक्ट लेबर की एग्जांपल क्या होगी? जी, इनडायरेक्ट लेबर बेटा वो होती है जो कि डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं करती। जैसे फैक्ट्री में अगर आप कभी जाएं तो वहां पे आप देखेंगे कोई बंदा सफाई करने वाला भी है, कोई मशीनों की भी सफाई करने वाला है, मशीनों के लिए औजार रखने वाला है, और कोई अपने स्टाफ को वर्कर्स को पानी पिलाने वाला है। ठीक है, या इवन अगर हम देखें सुपरवाइजर, सुपरवाइजर भी जो है ना वो डायरेक्ट लेबर में नहीं आता। सुपरवाइजर भी दिस इज सम सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, और उसको हम सुपरवाइजर की सैलरी के तौर पे शो करते हैं या सुपरवाइजर शो करते हैं। तो इनडायरेक्ट लेबर के एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है सुपरवाइजर या हेल्पिंग वर्कर्स। नहीं डायरेक्ट। सर, जी जी ये सवाल नहीं था। मैंने जो पास पेपर था स्प्रिंग 2004 नहीं ऑटम 2004 का, जी जी मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। जी तो जी। इसमें लिखा हुआ था कि एक लेबर ने डायरेक्ट लेबर की है 40 आवर्स, ठीक हाँ है, इनडायरेक्ट लेबर की है 12 आवर्स, जी जी एक ही लेबर ने। अब जी हमने उसकी बेसिक सैलरी, ओवर टाइम, सरप्लस और ये सब हमने उसका वो करना था, फाइंड करना था। ठीक है। तो इसमें जो उसने इनडायरेक्ट लेबर की है, इसका हम उसे सरप्लस वगैरह देंगे कुछ, लाइक ओवर टाइम प्रीमियम या एफिशिएंसी बोनस? जी जी बिल्कुल देंगे तो उसका। लेकिन बुक में नहीं जी देंगे। जी, डायरेक्ट लेबर का अलहदा रेट होता है, इनडायरेक्ट लेबर का अलहदा रेट होता है। ठीक है, तो अगर आपको उसने डायरेक्ट लेबर का रेट भी और इनडायरेक्ट लेबर का रेट अलग अलग बताया है तो दोनों का ट्रीटमेंट उसी तरीके से होगा, जो भी उसकी एफिशिएंसी बनेगी उस हिसाब से उसको पे किया जाएगा। सर नहीं, मैंने जो सवाल किया ना, उस सवाल के सोल्यूशन के मुताबिक उसमें था कि ओवर टाइम ना, ओवर टाइम मिलेगा जो उसने इंटरेक्ट तरीके से काम किया है, ठीक है। सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी उसकी, ना ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा ना एफिशिएंसी बोनस मिलेगा उससे। ठीक है, ये तो आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है ना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने ओवर टाइम देना है, बोनस देना है, और अगर डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर के तौर पे काम करेगी तो उसको पैकेज देना है कि नहीं देना। ये तो सारी आपके टर्म्स हैं जो क्वेश्चन में आपको डिफाइन होंगी। ठीक है जस्ट डिफाइन क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा जी, ठीक है। अभी। हाँ, तो ठीक उसमें है, वो और डिफाइन करना चाहिए उसको क्लियरली कि आपसे वो जब डिसाइड कर रहा है ना, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बताएगा। जैसे बोनस की पॉलिसी भी बताता है कि बोनस हम 1.5 टाइम्स देंगे या 2 टाइम्स देंगे, या टाइम टेकन देंगे या टाइम सेव देंगे। जो भी चीजें होती हैं उसमें बताई जानी चाहिए क्वेश्चन की क्लैरिटी के लिए। ठीक है सर। और सर दूसरा सवाल ये था कि आपका जो एक वीक के अंदर आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपने 40 आवर्स काम करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम है ये आपका, ठीक है।
आपने 30 आवर्स काम किया है, मतलब 10 घंटे कम काम किया, आपकी कोई वजह थी, आप लीव पे थे या कोई भी थी, लेकिन जो आपने प्रोडक्शन की है ना, मिनिमम जो मतलब उनकी तरफ से क्राइटेरिया सेट था 300 था, आपने 400 प्रोडक्शन की है, मतलब एक आपने एफिशिएंसी दिखाई है उस 30 घंटे के अंदर भी। तो इसमें अब ओवर टाइम प्रीमियम तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमें एफिशिएंसी बोनस मिलेगा। नहीं ना, जो क्योंकि देखो ना आप, इसमें हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था गारंटेड वेज रेट का, ठीक है, यस। इसको स्टैंडर्ड वेज भी कहते हैं। वो 40 आवर्स के हिसाब से आपको पे कर दिया गया है। अब उसमें आपने अगर आउटपुट देना था 400 यूनिट्स का, 40 आवर्स में 400 आउटपुट देना था, और आपने वो 30 आवर्स काम करके आउटपुट दिया है, ठीक है, नहीं सर, 40 आवर्स में ही आपने 300 देना था। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसने काम भी कम किया, ठीक हम्म, है, लेकिन आउटपुट भी ज्यादा दिया। ठीक है। ये तो उसको स्प्रिंग 2005 का क्वेश्चन है या ऑटम का, मैं देख के बताता हूँ सर वहाँ से, चलो आप लेकिन उसने। मुझे आप भेज यस, देना, देख के ना फिर आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है बच्चों, तो आज हमने एवरेज पढ़ा है। एवरेज के अंदर क्या हो रहा है, इन वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट भी और जो करंट पीरियड की कॉस्ट है, दोनों को ऐड करेंगे और फिर ईपीयू से डिवाइड करेंगे। और ईपीयू निकालने का तरीका वही है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जितना परसेंट काम हुआ है, अब नॉर्मल उसके ऊपर जितना परसेंट काम हुआ है, प्लस जो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं उनकी कॉस्ट। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।